सभी को नमस्कार। अब तक हम कार्य, ऊर्जा और शक्ति में कार्य की बात कंप्लीट कर चुके थे और ऊर्जा के कुछ प्रकारों की बात की थी। बचे हुए ऊर्जा के प्रकारों की बात अब कर लेते हैं। तो टॉपिक आगे कंटिन्यू रखते हैं। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। ऊर्जा एवं शक्ति देखें। हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं की बात कर रहे थे और उसमें आगे बात करते हैं। भाई, हम अब तक सौर ऊर्जा की बात कर चुके थे, द्रव्यमान ऊर्जा की बात कर चुके थे और नाभिकीय ऊर्जा की बात कर चुके थे। अब आगे बात करते हैं ध्वनि ऊर्जा की, साउंड एनर्जी की। ध्वनि ऊर्जा, साउंड एनर्जी। अब कई बार ऐसे मन में आता है कईयों के कि सर, साउंड में क्या एनर्जी है, ध्वनि में क्या ऊर्जा है। ऐसे कैसे ध्वनि ऊर्जा होती है? आप तो बस जिसको भी नाम देखो ऊर्जा लगा रहे हो। भाई, ध्वनि में ऊर्जा होती है वाकई में। तेज आवाज से कान के पर्दे फट जाते हैं, या जब कोई सुपरसोनिक विमान या कोई भी लड़ाकू फाइटर प्लेन जब थोड़ा सा नीचे, यानी एक नॉर्मल हाइट से थोड़ा सा नीचे उड़ता है, तो उसके पीछे जो सोनिक बूम बनता है जिससे दीवारों के शीशे टूट जाते हैं। अब एक बात तो जाहिर सी है कि वो कांच का शीशा पड़ा पड़ा तो टूटता नहीं, उसमें कुछ कंपन हुए होंगे, वाइब्रेशन हुआ होगा, तब टूटा होगा। वाइब्रेशन कहाँ से आए? वाइब्रेशन यानी गति हुई होगी। अब गति के लिए कोई ना कोई ऊर्जा तो चाहिए होती, गतिज ऊर्जा है। भाई, सीधी सी बात है कि अगर कांच में कंपन हो रहे हैं यानी वो हिल रहा है, गति कर रहा है। और जब गति कर रहा है यानी दैट मीन्स वहाँ पर गतिज ऊर्जा। लेकिन वो आई कहाँ से? वो साउंड एनर्जी जब ये ध्वनि तरंगे से टकराई तो ध्वनि ऊर्जा किस में बदली? उसके कंपन में, यानी गतिज ऊर्जा में। जब आप चाहे ईयरफोन लगाकर पढ़ रहे हैं, चाहे डायरेक्ट स्पीकर से पढ़ रहे हैं, तो स्पीकर से जब मेरी आवाज़ या ईयरफोन से जब मेरी आवाज़ वेव्स के फॉर्म में निकलती हैं, तो वो वेव्स आपके कान के पर्दे पर टकराती हैं, कान के पर्दे में वाइब्रेशन होता है और आपको मेरी आवाज़ सुनाई देती है। यानी जो साउंड है या ध्वनि की बात करें तो ध्वनि में भी ऊर्जा है। ये ध्वनि ऊर्जा या इन ध्वनि तरंगों की मैं बात करूं, आगे वेव्स में, साउंड में अलग से पढ़ेंगे कि ध्वनि तरंगे जैसे हम बात करते हैं, यांत्रिक तरंगे होती है, दाब तरंगे कहते हैं। प्रेशर वेव्स क्यों कहा? क्योंकि ये दाब डालती है, जिस भी सतह पर टकराती है उस पर दबाव या प्रेशर लगाती है। ध्वनि ऊर्जा लिखते हैं ध्वनि ऊर्जा के बारे में कि ध्वनि तरंगे किसी भी माध्यम में, साउंड वेव्स, किसी माध्यम में गति करते हुए ध्वनि तरंगे किसी माध्यम में गति करते हुए किसी सतह से टकराने पर किसी सतह से टकराने पर ऊर्जा स्थानांतरित करती है, ऊर्जा एनर्जी ट्रांसफर करती है, ऊर्जा स्थानांतरित करती है। स्थानांतरित करती हैं। तो ध्वनि तरंगे, साउंड वेव्स किसी भी माध्यम माध्यम बोले कोई भी मीडियम होना चाहिए। भाई, ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, कुछ माध्यम होना चाहिए। वैक्यूम में यानी निर्वात में ये ध्वनि तरंगे गति नहीं करती। इसीलिए एक पैट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर यदि बम विस्फोट किया जाए तो
उसकी आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। कारण है देखो, वहाँ पर क्या है, कोई भी मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं है, वैक्यूम है, निर्वात है। और निर्वात में या वैक्यूम में ये ध्वनि तरंगे गति नहीं करती। भाई कोई तो माध्यम लाओ, चाहे ठोस लाओ, द्रव लाओ, गैस लाओ, कुछ तो लाओ, कुछ तो माध्यम हो जिसमें ये गति करती। और जब ये माध्यम में गति करती है, किसी भी सतह से टकराई, ठोस द्रव गैस किसी भी से भी टकराती है, तो उसको अपनी ऊर्जा स्थानांतरित करती है। अब जैसे होता क्या है कि ये ध्वनि तरंगे जब किसी माध्यम में गति करती हैं, ठोस द्रव कुछ भी हो, तो इस तरह से ये जो माध्यम के कण होते हैं, इनमें क्या होता है, कंपन होता है। कहीं पर इस प्रकार से संपीड़न बनते हैं, तो कहीं इस प्रकार से विरलन बनते हैं। भाई जिस तरह से स्प्रिंग को खींचते हैं, तो स्प्रिंग को जब हम खींचते हैं तो कहीं पर स्प्रिंग संकुचित, कहीं पर स्प्रिंग फैली हुई, कहीं पर संकुचित, कहीं पर फैली हुई, इस तरह से। सेम इसी तरह से ये संपीड़न विरलन यहाँ पर, जैसे वायु में अगर ये ध्वनि तरंगे चल रही है तो वायु में जो कण थे उनके मध्य इस प्रकार से संपीड़न विरलन बनते हैं। और जब ये किसी भी सतह से जाकर टकराते हैं तो वहां पर ऊर्जा को स्थानांतरित कर देते हैं। और जब ये ध्वनि तरंगे हमारे कान पे टकराती तो कान के पर्दे में वाइब्रेशन हुआ, बहुत तेज ध्वनि आई तो ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हुए, यानी वो अपनी लिमिट से ज़्यादा जब वाइब्रेशन करता है तो हो सकता है कान का पर्दा फट जाता है। इसलिए तेज ध्वनि, जब तेज ध्वनि में क्या होगा, ये ध्वनि तरंगे बहुत तेज गति से, बहुत ज़्यादा संख्या में आकर हमारे लगातार कान पर टकराएंगी, तो हमारा कान का पर्दा डैमेज हो जाएगा, हो सकता है कान का पर्दा फट भी जाए। तो ये एक तरह से कहने का मतलब क्या है कि ध्वनि में भी ऊर्जा होती है, साउंड एनर्जी। अब जैसे मैं बोल भी रहा हूं तो सीधी सी ऑब्वियसली बात है, ये तो चलो ठीक है, मैं खड़ा हूं, कभी बार बार बोर्ड पे लिखता हूं, कभी आपकी तरफ देखता हूं, यानी मैं कुछ और भी फंक्शंस कर रहा हूं। अगर मुझे एक जगह बिठा दो और मुझे कहा जाए कि भाई बस केवल आपको दिन भर बोलना है, इसमें भी आपको पता है, इसमें भी मेरी एनर्जी लगती है। भाई आप किसी भी आदमी को यहाँ पर, मुझे या किसी भी और को बिठा दो और कहो केवल बोलना है, तो बोलना भी आसान काम थोड़ी होता है, बोलने भी एनर्जी जाती है। जब मैं बोलता हूँ, जो ध्वनि ऊर्जा के रूप में मेरे शरीर से एक तरह से क्या हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रहा है। और फिर एक दिमाग में आती है कि सर आप तो कहते हो ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, लेकिन देखो मैं ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न कर रहा हूँ। अरे भाई आप ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर रहे। जब आप अपने फेफड़ों से वायु को छोड़ते हो, तो छोड़ते समय वो वायु क्या होती है, आपके गले में ध्वनि उत्पादक यंत्र होता है, लैरिंग्स, उसमें स्वर रज्जु होते, वोकल कॉर्ड्स होते, तो वो वायु उससे टकराती है तो गले से आवाज निकलती है। और आपके जीभ, आपके दांत और आपके होठ वो उस आवाज को मीनिंगफुल शब्दों में बदलते हैं। यानी ऐसे मत कहना कि सर आप तो कहते हैं ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, देखो मैं ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न कर रहा हूं ना। ध्वनि ऊर्जा थोड़ी उत्पन्न करो, वो तो आपकी वायु जब उस वोकल कॉर्ड से टकरा रही है तो उस वोकल कॉर्ड में हुआ कंपन, यानी गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, जिससे ध्वनि उत्पन्न हुई। और उस ध्वनि को शब्दों के रूप में ढालते हैं आपके होठ, दांत और जीभ। फिर वही ध्वनि तरंगे तेज बोले, किसी के कान के पर्दे पर जाकर टकराई, कंपन हुआ, उसको वो शब्दों के रूप में सुनाई दी, यानी ध्वनि ऊर्जा वापस किस में बदल गई, गतिज ऊर्जा में। तो एक बात तो तय है कि ध्वनि ऊर्जा केवल, या कोई भी ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में ही बदलती है। इनके अगर जैसे हम उदाहरणों की बात करें कि ध्वनि ऊर्जा के एग्जाम्पल्स, यानी ध्वनि ऊर्जा से मुझे ध्वनि ऊर्जा से रूपांतरण हो रहा है विद्युत ऊर्जा। बस ये तीर का ध्यान रखना, तीर इधर उधर उल्टे कर दिए तो दिक्कत हो जाएगी। विद्युत ऊर्जा, और वापस इस विद्युत ऊर्जा से मुझे बनानी है ध्वनि ऊर्जा। यानी ये रूपांतरण हम कैसे देख सकते हैं, देखो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, भाई एक
इसे ऐसे समझो, देखो वो इनपुट आउटपुट वाला कॉन्सेप्ट वापस मैं ला रहा हूं। ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट के रूप में ध्वनि यानी साउंड ले रही है और आउटपुट के रूप में विद्युत दे रही है? कल भी मैंने बताया था लास्ट क्लास में, ये माइक। भाई माइक हुआ या आपके मोबाइल फोन का जो माउथ पीस हुआ, या टेलीफोन जो होते थे उनके जो माउथ पीस होते, वो हमारी इस ध्वनि ऊर्जा को, जैसे ये माइक है ना, मैं माइक में बोलता हूं तो ये मेरी ध्वनि ऊर्जा इस माइक में जा रही है, ये माइक उस ध्वनि ऊर्जा को कन्वर्ट करता है विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में। तभी हम देखते हैं कि जब किसी माइक में हम बोलते हैं तो उससे जुड़े हुए एम्पलीफायर में लाइटें जलती रहती हैं। जैसे ही हम बोलना बंद करते हैं वो लाइटें भी बंद हो जाती हैं। हम जब जब बोलते हैं तब तब वो लाइटें जलती हैं, और बोलना बंद किया लाइटें भी बंद। यानी एक बात तो तय है, जब मैं बोलता हूं तो इनपुट जाती है ध्वनि ऊर्जा, और उधर वो किस में बदल रही थी? विद्युत ऊर्जा में। तो ये काम कौन करता है? माइक, या हम कह सकते हैं माइक्रोफोन। ठीक है, और फिर उल्टा हो रहा है, उसको भी देखो इस तरह से पढ़ो कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट के रूप में विद्युत ऊर्जा ले रही है यानी बिजली से चल रही है, और आउटपुट के रूप में क्या दे रही है? साउंड। तो यहां पर एक चीज देखो, साउंड, ऐसी कौन सी डिवाइस है जिसमें से साउंड निकलता है? तो ऑब्वियसली एक दिमाग में चीज आ जाती है कि ऐसी चीज जिससे साउंड निकलता है, यानी स्पीकर। स्पीकर हो गया, ईयरफोन हो गया। तो स्पीकर या ईयरफोन विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? ध्वनि ऊर्जा में। लिख सकते हैं स्पीकर या ईयरफोन ये आउटपुट के रूप में क्या दे रहे हैं? साउंड एनर्जी दे रहे हैं, विद्युत ऊर्जा। तो एक और ऊर्जा का प्रकार हमने देखा, उसके कन्वर्जन यानी उसके जो रूपांतरण की भी बात की हमने। आगे बात करते हैं ध्वनि ऊर्जा के बाद ऊर्जा का अगला प्रकार देखते हैं, ऊर्जा का अगला प्रकार रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी को अगर हम डिफाइन करेंगे, केमिकल एनर्जी क्या है, रासायनिक ऊर्जा क्या है, तो उसको सुनो। देखो, रासायनिक ऊर्जा या केमिकल एनर्जी किसी भी, जैसे मैं पदार्थ को, जैसे मैं मेरे स्किन पे पानी डालता हूँ तो कुछ नहीं, अगर पानी ठंडा है तो मुझे ठंडा लगेगा। लेकिन अगर इसी स्किन पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेट एसिड यानी सांद्रित अम्ल डाल दूं तो हो सकता है मेरी स्किन जल जाएगी। अगर मैं एक नॉर्मल पत्थर के टुकड़े को पानी में डालता हूं तो कुछ नहीं, लेकिन वही चूने के पत्थर को पानी में डालता हूं तो वहां पर बहुत तेजी से ऊष्मा निकलती है। एक पत्थर के टुकड़े में और एक चूने के पत्थर में अंतर था, पानी में और एसिड में अंतर था। ये अंतर क्या था? उनके रासायनिक गुण धर्मों में अंतर था। अम्ल जो कि सांद्रित अम्ल था, उसका गुण था कि वह किसी भी त्वचा को या किसी भी सतह को भी, हो सकता है मेटल पे गिरता तो मेटल को गला देता। तो ये उस पदार्थ में, चाहे वो अम्ल था चाहे वो चूने का पत्थर था, वो उसके रासायनिक गुण धर्म थे। तो पदार्थ के रासायनिक गुण धर्मों के कारण अगर उनमें कुछ ऊर्जा उपस्थित है, भाई अगर जैसे अम्ल मेरे स्किन पे गिरा तो जला दिया, तो यानी यहाँ पर मेरा थोड़ा सा तापमान भी बढ़ गया, यानी ऊष्मा ऊर्जा मुक्त हुई। तो वो उस रासायनिक गुण धर्मों के कारण ऐसा पॉसिबल हुआ, और रासायनिक गुण धर्मों के कारण उसमें ये ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करने की जो क्षमता है वो रासायनिक ऊर्जा के कारण आई। सेल या बैटरी देखते हैं, उसमें है क्या ऐसा? भाई इलेक्ट्रोड होते हैं यानी कैथोड एनोड होते हैं, विद्युत अपघट्य होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और वो लगातार क्या करता है? हमें विद्युत के रूप में ऊर्जा, यानी अगर सेल से आप कुछ भी ऐसे इलेक्ट्रिक डिवाइस जोड़ लो या बल्ब जोड़ लो तो सेल उस बल्ब को जलाता है। क्यों? विद्युत ऊर्जा कहाँ से आई उसमें? विद्युत ऊर्जा तो उत्पन्न हो नहीं सकती, वो किसी न किसी एनर्जी से ही कन्वर्ट होकर वो विद्युत के रूप में आपको दिखाई दे रही है। तो वो कौन सी एनर्जी थी जो वो विद्युत ऊर्जा वहां पर रासायनिक ऊर्जा
के रूप में। भाई सेल के अंदर जो विशेष प्रकार के रसायन थे, ऐसे भी नहीं कि आप कुछ भी मिट्टी या कूड़ा करकट भर दोगे तो भी चलेगा, नहीं। विशेष जो रसायन होते वही अपने रासायनिक गुणधर्मों के कारण क्या करते हैं, अन्य प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो पदार्थ के रासायनिक गुणधर्मों के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा क्या कहलाती है, रासायनिक ऊर्जा। तो उदाहरण हमने यही देख लिए। रासायनिक ऊर्जा यानी जो सेल या बैटरी में ऊर्जा होती है वो किस रूप में होती है, रसायनों के रूप में रासायनिक ऊर्जा लिख लेते हैं कि पदार्थों के रासायनिक गुणधर्मों के कारण उनमें उपस्थित या ऐसे लिख सकते हैं, उनमें पाई जाने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा, पाई जाने वाली ऊर्जा ही रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। अब देखो सीधा सा वही देखते हैं अपन कि रासायनिक ऊर्जा का किस किस में रूपांतरण देखते हैं। तो देखें यहां पर लिखते हैं एक तरफ रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा से रूपांतरण देख रहा हूं मैं विद्युत ऊर्जा में। तो रासायनिक से विद्युत ऊर्जा में हम जब कन्वर्जन देखते हैं, यानी ऐसी कोई डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी से तो चल रही है और आउटपुट क्या दे रही है, विद्युत ऊर्जा। यानी हम देखते हैं सेल या बैटरी अपने विशेष रसायनों, इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट्स की सहायता से विद्युत धारा का प्रवाह करती है परिपथ में। तो यही काम करता है सेल या बैटरी। प्रयोग में लेते समय और अगर इसका उल्टा कर दूं मैं कि नहीं, मुझे तो विद्युत ऊर्जा से आप रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण बताएं, यानी मैं विद्युत ऊर्जा दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहा हूं और वो कहीं जाकर रासायनिक ऊर्जा के रूप में स्टोर हो रही है। वो कैसे, देखना। जब मैं इस सेल या बैटरी का प्रयोग कर रहा था तब तो वो रासायनिक ऊर्जा उससे निकलकर विद्युत ऊर्जा में आ रही थी। अब हम इसका उल्टा कर देते, यानी पहले तो बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे थे, तब तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल रही थी। अब इसी बैटरी को मैं चार्ज कर देता हूँ, और चार्ज किसकी सहायता से करते हैं हम, बिजली की सहायता से। आप अपने मोबाइल को चार्ज करना हो तो वो प्लग जो होता है उसके अंदर अपना चार्जर डालते हो, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होगी और वो विद्युत ऊर्जा किस में जाकर कन्वर्ट हो जाएगी, बैटरी में, रासायनिक ऊर्जा में। यानी सेल या बैटरी का चार्जिंग की बात करें, आवेशन के दौरान क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। लिख सकते हैं इसके बारे में, इसका उदाहरण हो जाएगा सेल या बैटरी के आवेशन या चार्जिंग के समय ठीक है, आवेशन या चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रासायनिक ऊर्जा में। अब जैसे विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं में हम देखते हैं रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा,
जैसे मैंने कहा ना कि चूने पत्थर को जब पानी में डालते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा मुक्त होती है, जिससे क्या हुआ कि यानी उस दौरान क्या हुआ, रासायनिक ऊर्जा किसमें बदल गई थी, ऊष्मा ऊर्जा में। तो चूने पत्थर को जब पानी में डालते हैं तो वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वगैरह जो हुई, ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त हुई। रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो गई, ऊष्मा ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा के बाद आगे बात करते हैं अगले प्रकार की ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। रसायन ऊर्जा के बाद अगली ऊर्जा का प्रकार देखते हैं प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी। भाई एग्जैक्टली अगर अपन देखें कि प्रकाश है क्या, व्हाट इज लाइट, तो प्रकाश ऊर्जा का ही एक प्रकार है जिसमें ये तरंगें जो होती है, लाइट वेव्स या पार्टिकल, डुअल नेचर होता है भाई लाइट का। तो प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऊर्जा को स्थानांतरित करता है। सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन हो गई। अब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में या रेडिएशन की फॉर्म में जब ये प्रकाश ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो इसमें ऊर्जा है और वही ऊर्जा दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे हम बात करें फोटो सेल की, फोटो सेल क्या होता है, रिचार्ज कैसे होता है, फोटो सेल की चार्जिंग लाइट से होती है। ये प्रकाश ऊर्जा से ही हम दूसरी ऊर्जाओं का रूपांतरण भी देख सकते हैं। भाई जब मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती में जो मोम था वो क्या होता है, ज्वलनशील होता है। तो जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उस मोम का रासायनिक गुणधर्म था, यानी रासायनिक ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुई, प्रकाश ऊर्जा में। और चूंकि मोमबत्ती के आसपास जब वो दहन होता है तो ऊष्मा भी निकल, यानी ऊष्मा ऊर्जा भी। तो प्रकाश ऊर्जा, अगर हम बात करें विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा चाहिए, यानी एक ऐसी डिवाइस जो विद्युत ले रही है और प्रकाश दे रही है, तो सीधी सी बात है ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया। इसका उल्टा कर लें, यानी प्रकाश ऊर्जा से मुझे विद्युत ऊर्जा चाहिए तो भी पॉसिबल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यही होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो इनकी बात करते हैं, प्रकाश ऊर्जा की बात करते हैं, उदाहरण भी देखेंगे। तो प्रकाश ऊर्जा के बारे में लिख सकते हैं कि ये विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, विद्युत चुंबकीय विकिरणों के रूप में गति करने वाली या गति करता है नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा से कन्वर्जन देखते हैं। प्रकाश ऊर्जा से मुझे चाहिए विद्युत ऊर्जा। मैंने आपको बताया था जब भी आउटपुट में विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, कोई ना कोई या तो बिजली घर होगा या कोई सेल होगा या जनरेटर होगा। तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा चाहिए, ऐसा मैं देखता हूं कि कोई फोटो सेल ऐसा करता है, फोटोवोल्टिक सेल या फोटो सेल भी कह सकते हैं। फोटो या फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा चाहिए थी, ये काम कौन करता है, फोटो सेल या फोटोवोल्टिक सेल। और ये कौन सा प्रभाव कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देता हूं यहां पर, ये क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम क्या देखते हैं, कई बार, जैसे देखना यहाँ पर डायग्राम बनाकर बता देता हूँ, कि कोई लाइट सेंसिटिव मेटल होता है, बिल्कुल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जब इस पर ये प्रकाश किरणें गिरती है तो इस मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एनर्जी यानी ऊर्जावान हो जाते हैं और ये गति करके इस मेटल सरफेस से बाहर आ जाएंगे। एनर्जी एब्जॉर्ब करके ये इमिट होने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं। अब सामने में एक ऑपोजिट चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज, यहाँ मैं पॉजिटिव चार्ज वाली प्लेट रख देता हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट की ओर मूव करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से गति करते हैं तो वहाँ पर ध्यान देना, विद्युत धारा क्या है एग्जैक्टली, ये इलेक्ट्रॉन्स के या आवेशों के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से गति करेंगे तो यहाँ परिपथ में धारा बहती है, जिसे प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और ये इफेक्ट क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा तो हमने देख लिया, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर में कर देते हैं ताकि ऊपर वाली लाइन से अलग दिख जाए। प्रकाश ऊर्जा से तो हमने विद्युत ऊर्जा देख ली। अब हमें क्या देखना है कि इस विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या कि कोई डिवाइस में बिजली डालें, यानी जो बिजली से चलती है और हमें प्रकाश देती है, सीधी सी बात, बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी सभी इसमें आ जाएंगे। बल्ब, ट्यूबलाइट, एलईडी, ठीक है। क्या हम प्रकाश ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं रासायनिक ऊर्जा से, तो इसमें देखो, जब मोमबत्ती जलती है तो उस समय ये ऊर्जा का रूपांतरण ही होता है। मोमबत्ती जली, कुछ और पदार्थ तो नहीं जला, मोमबत्ती ही क्यों जली, ज्वलनशील थी वही, और ज्वलनशील उसमें ऐसा पदार्थ कौन सा था, मोम। यानी मोम के जो रासायनिक गुण थे वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में थे, और ये रासायनिक ऊर्जा किसमें, जब वो मोमबत्ती जलती है तो मोमबत्ती का जलना, तो रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हुई, प्रकाश ऊर्जा में। ये अलग अलग हमने देखे, प्रकाश ऊर्जा की बात की, कन्वर्जन देखे। मैंने जो पहले भी बताया कि ऊर्जा वाले टॉपिक में से ये कन्वर्जन ही पूछते हैं कि रूपांतरण कैसे से कैसे होता है। तो ध्वनि ऊर्जा, रसायन ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, तीन और प्रकार पढ़े। इसके बाद अगला प्रकार पढ़ते हैं विद्युत ऊर्जा, जो कि अब काफी देर से हम बात कर रहे हैं विद्युत ऊर्जा विद्युत ऊर्जा, चलें बात कर ही लेते हैं अब विद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिक एनर्जी, क्या है इलेक्ट्रिक एनर्जी, देखें कि जब किसी चालक तार से चालक यानी कंडक्टर
चालक तार या कंडक्टर वायर से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो धारा का प्रवाह होता है तो तार के आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। या उत्पन्न हो जाता है, जिसमें रखी अन्य चालक वस्तुएं बल, फोर्स का अनुभव करती हैं। तो अब देखो होता क्या है कि जब ये चालक तार से विद्युत धारा बह रही है तो इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई अन्य वस्तुएं बल का अनुभव करती है। अब चूंकि बल लग रहा है तो हो सकता है उसमें गति भी होगी। अब गति हुई तो गतिज ऊर्जा आई, तो वो गतिज ऊर्जा आई कहां से? वो इस विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत ऊर्जा के कारण। तो यहां पर हम देखते हैं कि बल का ये अनुभव विद्युत ऊर्जा के कारण होता है। बल का अनुभव विद्युत ऊर्जा के कारण होता है। विद्युत ऊर्जा के कारण होता है। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा की बात की, कोई भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगी, आसपास विद्युत क्षेत्र होगा और उस विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा पाई जाती है। अब ये विद्युत ऊर्जा का प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा के कन्वर्जन जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए मैं अलग से ही स्लाइड पे बना रहा हूँ। ये सेंटर में तो लिख देता हूँ विद्युत ऊर्जा। अब कई ऐसे उदाहरण भी आएंगे जो अपन पढ़ चुके हैं। भाई प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का संबंध हमने देख लिया, ठीक है। ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा का संबंध हमने देख लिया। तो अलग अलग इस प्रकार के जो संबंध हमने देखे हैं सभी एक साथ अपन कंसोलिडेट करके ले आते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा के साथ हम बात करते हैं ध्वनि ऊर्जा की, पहले पढ़ चुके हैं और कई चीज़ें आने वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे जिनकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। अगर मैं ये ऊपर वाला तीर यानी ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। इनपुट दे रहा हूँ ध्वनि ऊर्जा, इनपुट ध्वनि किस में यानी आवाज़ हम किस में देते हैं, हमारी आवाज़ किस में जाती, मुंह के पास क्या रखते हैं, माइक या माइक्रोफोन। माइक्रोफोन। और अगर बात करें उल्टा कि विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, तो ये हम देखते हैं स्पीकर में। फिर बात करें एक और कन्वर्जन की,
मुझे विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा में संबंध देखना है। ये हम देखते हैं भाई, ऐसी कौन सी चीज़ है जो विद्युत से चलती है और हमें रासायनिक ऊर्जा के रूप में ऊर्जा दे रही है। यानी ये हम लिख सकते हैं सेल का आवेशन या चार्जिंग। और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा यानी उल्टा हमें ये मिलेगा सेल का निरावेशन या डिस्चार्जिंग। विद्युत ऊर्जा से जुड़ी हुई ऐसी कई डिवाइसेस हैं। आगे हम और कन्वर्जन की बात करते हैं कि मुझे विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा चाहिए और ऊष्मा से वापस विद्युत ऊर्जा चाहिए। हीट एनर्जी, अभी हमें आगे पढ़ना है हीट एनर्जी के बारे में। ऊष्मा ऊर्जा देखें कि भाई विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा ऐसी कौन सी डिवाइस है जो बिजली से चलती है और हमें गर्मी देती है किसी रूप में। चाहे वो इलेक्ट्रिक प्रेस हो सकती है, चाहे वो गीजर हो सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक रॉड हो सकती है। ये सभी विद्युत ऊर्जा इनपुट के रूप में लेते हैं और आउटपुट किस के रूप में देखते हैं, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। उल्टा करें ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, तो ये हम देखते हैं तापीय बिजली घर, थर्मल पावर प्लांट, तापीय बिजली घर। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा का भी ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण, विद्युत से ऊष्मा और ऊष्मा से विद्युत देख लिया। इसके बाद और बात करते हैं विद्युत ऊर्जा से मुझे चाहिए प्रकाश ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा से वापस मुझे चाहिए विद्युत ऊर्जा। ये भी अपन पढ़ चुके हैं, बस चलो कोई बात नहीं, सभी को एक साथ लिख रहे हैं। यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा भी लिख दिया। तो विद्युत से प्रकाश, ये तो हम देखते हैं। विद्युत से प्रकाश ऐसा हम देखते हैं बल्ब, ट्यूबलाइट आदि। और उल्टा यानी प्रकाश से विद्युत, ये हम देखते हैं फोटो सेल में या प्रकाश विद्युत प्रभाव कर लो। अच्छा, एक और कन्वर्जन देखते हैं। विद्युत ऊर्जा से मुझे चाहिए यांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा से वापस चाहिए विद्युत ऊर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण आ रहा है, यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। तो ये परिवर्तन हम कब देख सकते हैं, देखो मुझे विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा यानी एक ऐसी कोई डिवाइस जो बिजली से चल रही है और उसमें गति हो रही है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दो प्रकार की ऊर्जाओं का मिश्रण है, जिसे क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा। तो ऐसी कोई डिवाइस है क्या जो बिजली से चलती है और आपको गति के रूप में या किसी भी प्रकार से उसमें गति हो रही है। तो हम देखते हैं जब मैं मोटर को चलाता हूं, जब मैं पंखे को चलाता हूं, एक्चुअली पंखा घूम रहा है, गति कर रहा है, लेकिन पंखे में भी वो कौन सी चीज है जो उसको घुमाना या उसके जो गति को प्रेरित कर रही है, वो उसके अंदर की मोटर है। पानी की मोटर में भी देखा करो, जब आप मोटर का स्विच ऑन करते हो उसमें जो कॉइल होती है अंदर, वो घूमने लगती है। कौन सी ऊर्जा है, यांत्रिक ऊर्जा। लिख लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा चाहिए, ये तो हो जाएगी विद्युत मोटर। जब भी बिजली इनपुट के रूप में आ रही है ना, विद्युत इनपुट के रूप में आ रही है, यानी कोई ना कोई बिजली से चलने वाली डिवाइस है वहां पर,
और उल्टा करते हैं यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, यानी हमें ऐसी कोई डिवाइस चाहिए जो गति करती है या उसमें कोई यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है, यानी आउटपुट क्या आ रही है, बिजली। ऐसा हम कहीं देखते हैं क्या कि आउटपुट के रूप में बिजली आती है? हम जनरेटर चलाते हैं तो जनरेटर आउटपुट के रूप में हमें क्या दे रहा है, विद्युत दे रहा है। लेकिन ऐसा जनरेटर में क्यों हुआ? क्योंकि ध्यान देना, जनरेटर के अंदर जो कॉइल होती है उसमें गति होती है, वो जो कुंडली होती है वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैग्नेटिक फील्ड होता है, चुंबकीय क्षेत्र उसमें गति करती है। तो जब ये कुंडली उस मैग्नेटिक फील्ड में गति करती है तो इस दौरान विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण वहाँ एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और बाहरी परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिसे विद्युत ऊर्जा के रूप में, विद्युत धारा है तो विद्युत ऊर्जा होगी। तो ये हम देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर के रूप में। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, जनरेटर। तो ये विद्युत ऊर्जा के कई कन्वर्जन हमने देखे, चाहे मैं बात करूं यांत्रिक ऊर्जा की, ध्वनि ऊर्जा की, रासायनिक ऊर्जा की, ऊष्मा ऊर्जा की, प्रकाश ऊर्जा की, सबसे किस प्रकार से रिलेटेड है ये विद्युत ऊर्जा हमने देखा। ऊर्जा का एक और प्रकार देख लिया हमने, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा के बाद ऊष्मा का एक और प्रकार आ रहा है, ऊष्मा ऊर्जा, जिसके उदाहरण तो हम यहाँ पर देख चुके हैं। आगे और बात करते हैं ऊष्मा ऊर्जा की। ऊष्मा ऊर्जा, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। ऊष्मा ऊर्जा कब आप देखते हैं भाई? ऊष्मा यानी ताप, ठीक है। ताप और ऊष्मा एक दूसरे से काफी क्लोजली रिलेटेड हैं, एक ही चीज नहीं है भाई। ताप को, टेम्परेचर को केल्विन में, डिग्री सेल्सियस वगैरह में नापते हैं, जबकि ऊष्मा तो खुद एक ऊर्जा का प्रकार है, जूल कैलोरी इसके मात्रक हो जाएंगे। तो ऊष्मा ऊर्जा हम कहाँ देखते हैं? ऊष्मा ऊर्जा हमें दैनिक जीवन में कहाँ दिखाई देती है? तो सीधा सा एक दिमाग में ऑप्शन आता है या दिमाग में एक विचार आता है कि ऊष्मा यानी कोई ना कोई वस्तु जलेगी तो ऑब्वियसली आसपास हीट उत्पन्न होगी, यानी वस्तुओं का दहन। या फिर एक और चीज, आप अपने हाथों को जोर जोर से ऐसे आपस में रगड़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, हमारी स्किन थोड़ी सी गर्म हो जाती है जहां पर घर्षण हुआ। एक्चुअली हुआ क्या कि जब दो वस्तुओं के बीच में घर्षण होता है, आग का आविष्कार भी तो ऐसे ही हुआ था, घर्षण के कारण वहां पर चिंगारी उत्पन्न हुई थी। तो कह सकते हैं कि पदार्थों के दहन या उनके मध्य घर्षण होने पर उत्पन्न होने, या ऐसे कह सकते हैं मुक्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? ऊष्मा ऊर्जा। लिख लेते हैं, उत्पन्न नहीं लिखना है, मुक्त लिख सकते हैं। लिखते हैं ऊष्मा ऊर्जा के बारे में कि जब पदार्थों का दहन होता है जब पदार्थों का दहन होता है कॉमा घर्षण, फ्रिक्शन होता है, तो ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। देखते हैं ऊष्मा ऊर्जा के रूपांतरणों की बात करते हैं। तो विद्युत के साथ तो इसका रूपांतरण हमने देख लिया।
इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा, ये रूपांतरण हम देखते हैं। तब वही तापीय बिजली घर अभी बताया भी था। और उल्टा कर लें विद्युत ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, तो हम इलेक्ट्रिक प्रेस, रॉड, या वो जो विद्युत केतली होती है, इलेक्ट्रिक केतली, और गीज़र भी इसी में आ जाएगा। ये सभी जब, या हीटर भी, ये सभी जब बिजली से चलते हैं तो हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं। और ऊष्मा से हम रासायनिक ऊर्जा देखें, या उल्टा करते हैं, चलो रासायनिक ऊर्जा से मुझे ऊष्मा ऊर्जा चाहिए। रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा चाहिए, यानी यहाँ पदार्थों का दहन कर दो। तो ज्वलनशील जो पदार्थ होते हैं, यानी उनके रासायनिक गुणधर्मों के कारण जब वे जल जाते हैं, उनका दहन हो जाता है, तो ऊष्मा मुक्त होती है ऊष्मा ऊर्जा के रूप में। और भी देखें, ऊष्मा ऊर्जा मुझे प्राप्त करनी है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कौन सी ऊर्जा आ रही है, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा चाहिए। यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, इसका उदाहरण घर्षण, फ्रिक्शन या टक्कर के दौरान क्या होता है। देखो, टक्कर के दौरान दो गाड़ियां एक दूसरे की ओर चलती हुई आ रही है, यानी गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा का ही एक प्रकार है। तो देख लो, यांत्रिक ऊर्जा जब ये दोनों टकराएंगी तो टकराती है जिस सतह पर, तो वहां पर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। ऑब्वियसली घर्षण के कारण ये ऊष्मा ऊर्जा आती है। ये कई बार क्या होता है कि टक्कर के दौरान दो वस्तुएं टकरा भी गई तो वहां पर ऊर्जा रिलीज होती। कैसे, देखो, जब आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो हाथ को ये पीछे से, चमाट को ये पीछे से इतना गति करवा के लाए, यानी कौन सी यहाँ पर गति की, तो कौन सी ऊर्जा आ गई, यांत्रिक ऊर्जा। जैसे ही किसी के गाल पे टकराया तो चटाक करती हुई आवाज आई, यानी ध्वनि आई है। तो टक्कर के दौरान जरूरी नहीं केवल ऊष्मा ऊर्जा, हो सकता है वहां पर ध्वनि भी उत्पन्न हो, तेज चटाक करती हुई आवाज आई। और जब थोड़ी देर बाद जिसको थप्पड़ पड़ी वो अपने गाल को हाथ लगाकर फील करता है तो गर्म महसूस होता है। तो ये यहाँ पर क्या हुआ, उसकी गतिज ऊर्जा ने ध्वनि ऊर्जा भी उत्पन्न की, साथ साथ ऊष्मा ऊर्जा भी उत्पन्न की। तो ऊष्मा ऊर्जा के एक और ऊर्जा का हमने प्रकार देखा, उसके जो रूपांतरण है, ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी बात की। ऊष्मा ऊर्जा के बाद लास्ट आ जाता है जो हम बार बार बात कर रहे हैं अभी तक, यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा के दो प्रकार, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, दोनों की बात करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, यांत्रिक ऊर्जा, इसकी बात करते हैं कि वस्तु की स्थिति तथा गति के कारण, गति, मोशन, वस्तु की स्थिति तथा गति के कारण उसमें उपस्थित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। भाई
स्थिति और गति के कारण, यानी दो प्रकार यहीं पर हमने पढ़ लिए है। ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। इसके दो प्रकार, क्या है देखिए। दो प्रकार, दोनों को तुलना करके पढ़ते हैं। देखो, एक तरफ मैं लिखता हूं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और एक तरफ लिखता हूं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। देखते हैं, देखो, गतिज ऊर्जा लिख सकते हैं वस्तु की गति के कारण वस्तु की गति के कारण इसमें पाई जाने वाली ऊर्जा का मान क्या होता है देखें। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, एम हो गया द्रव्यमान, वी हो गया वेग। यानी गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग पर निर्भर करेगी। वेग ज़्यादा, गतिज ऊर्जा ज़्यादा। द्रव्यमान ज़्यादा तो भी उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी। देखें आगे, दूसरी तरफ स्थितिज ऊर्जा की बात करूं तो वस्तु की स्थिति के कारण इसमें पाई जाने वाली ऊर्जा ये क्या कहलाएगी, स्थितिज ऊर्जा। लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। बराबर m गुणा जी गुणा एच, एम जी एच। m हो गया द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्व त्वरण और h हो गई जिस ऊंचाई पर वस्तु को रखा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि स्थितिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, ऊंचाई पर। ऊंचाई जैसे जैसे ज़्यादा होती जाएगी, जैसे ये पेन मेरे हाथ पर पड़ा है, अब मैं इस पेन को उठाकर कुछ ऊंचाई पर ले आया, यानी अब इसमें ऊंचाई आ गई h, और ऊपर ले गया ऊंचाई हो गई दुगुनी, और ऊपर हो गया ले गया ऊंचाई हो गई तिगुनी। यानी जितना जैसे जैसे ऊपर ले जाऊंगा इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ती जाएगी। यानी स्थितिज ऊर्जा उस तल पर निर्भर करती है जिसके सापेक्ष में नाप रहा हूं। यानी अभी ये तल कौन सा है, मेरा हाथ है, अभी इस तल के सापेक्ष इसकी हाइट क्या है, 0 है। यानी ये यहीं का यहीं पड़ा है, हाइट 0 हो गई, h 0 हो गया, तो यहाँ पर h 0 लिखूंगा तो इस हाथ के सापेक्ष इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या है, 0 है। लेकिन नीचे जहां जिस फर्श पर मैं खड़ा हूं, आपको कैमरे में फर्श नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जिस फर्श पर मैं खड़ा हूं अभी भी उसके सापेक्ष तो ये कुछ हाइट पर है ये पेन। यानी ये डिपेंड करेगा कि मैंने तल किसको माना है, हाथ को माना है या फर्श को।
हाथ के सापेक्ष तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, 0। लेकिन तल के सापेक्ष यानी तल से अभी भी ये थोड़ा ऊपर है। अभी यहाँ से छोड़ दूं तो ये नीचे गिरेगा। अभी इस हाथ पर छोड़ देता हूं तो ये कहीं नहीं गिर रहा, क्योंकि हाथ के सापेक्ष इसकी ऊंचाई हो गई 0, हाइट हो गई 0, तो हाथ के सापेक्ष तो इसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई 0। लेकिन नीचे तल के सापेक्ष इसकी स्थितिज ऊर्जा कुछ है, क्योंकि ये कुछ हाइट पर है, और जितनी हाइट बढ़ती जाएगी स्थितिज ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, आपके पास कुछ भी जैसे हाफ mv² फॉर्मूला दे दिया, mgh फॉर्मूला दे दिया, इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखना एक कि ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न ही नष्ट होती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं, यहीं पर देखो क्वेश्चन क्या है, डायग्राम से समझा रहा हूं। ये एक कोई पिलर था, इस पिलर पर एक बॉल पड़ी है और कुछ समय बाद अपन इस बॉल को गिराते हैं और ये बॉल कहां पर आकर गिर गई, सतह पर। ये हो गई सतह, ये आपके पास पिलर है, पिलर से हमने बॉल गिराई, ये कहां पर आकर गिरी, सतह पर। इस पिलर की हाइट दे देता हूं मैं, कितनी है, पिलर की हाइट जो है 10 मीटर, 10 मीटर। तो अब यहां पर मेरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, मैंने आपको डायग्राम में ही कई चीजें बता दी। 10 मीटर की हाइट का जो पिलर है उस पर एक बॉल पड़ी है और कुछ समय बाद वो बॉल सतह पर जाकर टकराती है। तो टकराने के बाद थोड़ी देर बाद बॉल रुक जाएगी, लेकिन जिस समय वो टकराई, जिस पॉइंट पर वो टकराई, उस समय टकराते समय कुछ तो वेग था। तो मेरा क्वेश्चन है, जब ये बॉल इस सतह से टकराएगी तो टकराते समय इसका वेग क्या होगा। यानी लिख देता हूं कि चित्र में दर्शाए अनुसार बॉल जब सतह से टकराएगी या बॉल जब सतह से टकराती है तो टकराते समय बॉल का वेग तो अब यहां पर देखो, इसका सॉल्यूशन हम एनर्जी कंजर्वेशन नियम से करते हैं, ऊर्जा संरक्षण से। कैसे, देखो भाई, जब ये बॉल यहां पर आकर गिरेगी नीचे, पहले ये इतनी हाइट पर थी, इस समय गति नहीं हो रही है, कुछ हाइट पर थी, और जब वस्तु किसी हाइट पर होती है तो यानी कुछ ऊंचाई पर है, यानी उसकी स्थितिज ऊर्जा है। यानी जब ये ऊपर पड़ी थी, इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी थी, mgh। और फिर कुछ समय बाद अपन ने इसको गिराया, ये टकराई, टकराकर कहां पर आई, सतह पर। तो अब इस सतह पर इसकी हाइट तो हो गई 0, यानी स्थितिज ऊर्जा तो रही नहीं। पहले स्थितिज ऊर्जा थी और अब यहां पर स्थितिज ऊर्जा हो गई 0। लेकिन हमें पता है ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है। ये mgh से 0 हो गई तो ये किसी न किसी दूसरे रूप में बदली है, नष्ट नहीं हुई है। कौन से दूसरे रूप में बदल गई, गतिज ऊर्जा में। यानी पहले यहां पर जितनी स्थितिज ऊर्जा थी, टकराते समय गतिज ऊर्जा भी उतनी ही होगी। सारी की सारी स्थितिज ऊर्जा यहां पर आते ही 0 हो गई और वो किस में कंप्लीटली कन्वर्ट हो गई, गतिज ऊर्जा में। यानी जितनी ऊपर स्थितिज ऊर्जा थी, यहां पर टकराते समय वेग था, गतिज ऊर्जा भी उतनी ही होगी। अब बस कुछ नहीं करना, ये चीज कॉन्सेप्ट ले आए, प्रारंभिक ऊर्जा बराबर अंतिम ऊर्जा। प्रारंभिक ऊर्जा किसके रूप में थी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, अंतिम ऊर्जा किसके रूप में थी, गतिज ऊर्जा के रूप में। तो mgh किसके बराबर हो गया, हाफ mv² के, m से m कट जाएगा। तो पूछा क्या है, बॉल का वेग, तो पक्षांतरण करूंगा तो क्या आ जाएगा, v बराबर 2gh का अंडर रूट। g को एक बार राउंड फिगर 10 मान लेते हैं भाई। वैसे तो
जी की वैल्यू देता है, लो मैं जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे देता हूं। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा 2, जी की वैल्यू कितनी आ गई 10, हाइट कितनी दी है 10, तो 10 इंटू 10 100 इंटू 2 अंडर रूट 200, ये आपका आंसर आ गया। 2 रूट 50 भी कर सकते हैं भाई, 50 इंटू 4 200 होता है, 4 का अंडर रूट बाहर आ जाएगा, जो भी वॉट एवर, अंडर रूट 200, ये मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ गया। ये अगर आप चाहते ना तो गति की समीकरण से भी कर सकते थे, उससे भी कर सकते थे। यहां मैंने ये इतना ही बताया कि हमेशा ध्यान रखना, प्रारंभिक ऊर्जा हमेशा अंतिम ऊर्जा के बराबर होती है। ऊर्जा न तो उत्पन्न होती है न नष्ट होती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल गई। कॉन्सेप्ट से ध्यान रखें। तो यही अपन ने एसएचएम के दौरान उस सिंपल पेंडुलम की भी बात की थी। सिंपल पेंडुलम में भी हमने देखा था कि जब गति करता है तो उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहती है। जब वो माध्य अवस्था पर होता है तो अधिकतम उसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, और जब आयाम यानी अपनी माध्य अवस्था से बिल्कुल दूर होता है यानी आयाम पर उसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो ये हमने ऊर्जा की बात की कंप्लीट। कार्य ऊर्जा शक्ति में से कार्य पढ़ लिया, ऊर्जा कंप्लीट हो गई। इसके बाद शक्ति की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।